तो चलिए आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं इंडियन इकोनॉमी की क्लासेस। इंडियन इकोनॉमी हम लोग कैसे पढ़ेंगे, इंडियन इकोनॉमी की क्लासेस हम लोग कैसे करेंगे, किस तरीके से, कहाँ से बुक अवेलेबल हो पाएगी, तो बिल्कुल इसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग जाके सबसे पहले तो इंडियन इकोनॉमी की बुक डाउनलोड कर लो, बिल्कुल फ्री होती है, गूगल से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको ये नहीं मिलता है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक सेंड कर दूंगा, मैं अपने मोबाइल ऐप का भी लिंक शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से जाके आप वहाँ उसे डाउनलोड कर सकते हो। और यहाँ पे मैं लाइन बाय लाइन मैं एक एक चीज़ों को बताने वाला हूँ इंडियन इकोनॉमिक्स के बारे में, तो आप लोग इस पे बिल्कुल भी टेंशन ना लें कि इंडियन इकोनॉमिक्स आप लोग को कैसे पढ़ना है। सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूँ कि इंडियन इकोनॉमिक्स जो चैप्टर है वो उस चैप्टर को पढ़ क्यों रहे हैं, क्या ज़रूरत है। तो आप हमारी आज की इंडियन इकोनॉमी, आज की अर्थव्यवस्था को तो देख रहे हैं, हमारी आज की अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप वर्तमान में अभी के टाइम में इंडियन इकोनॉमी के में अपना सहयोग दें, उसे समझें कि उसकी क्या स्थिति है और भविष्य में उसकी क्या स्थिति होने वाली है, अगर आप इस बात को समझना चाहते हैं, इसमें अपना सहयोग देना चाहते हैं, या फिर आप अपने एग्ज़ाम में क्वेश्चंस का आंसर देना चाहते हैं, तो आपको इंडियन इकोनॉमी का सारा चैप्टर आपको पढ़ना होगा। और साथ ही आपको ये समझना होगा कि इंडियन इकोनॉमी जो हमारी अर्थव्यवस्था थी वो आज के टाइम में है, ये अर्थव्यवस्था हमेशा से नहीं रही है। स्पेशली इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि जब हमारी देश स्वतंत्रता के दौरान हमारी जो देश की स्थिति थी, या फिर स्वतंत्रता के पश्चात हमारी देश की स्थिति थी, उसे समझना बहुत ज़रूरी है। और साथ ही इसमें हम लोग ये भी जानेंगे कि किस प्रकार से कौन कौन से स्ट्रैटेजी, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े हैं हम लोग को आज की वर्तमान स्थिति को देखने के लिए, जो कि हमारी स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात थी। तो हम लोग शुरू करते हैं आज इस चैप्टर्स में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये आपके सामने एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 1 का पहला पेज आपके सामने आ गया। क्या है, तो कह रहा है सबसे पहले कि द प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ दिस बुक इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट इज टू फैमिलियराइज you with the basic feature of Indian economy and its development as it today। हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था आज देखने को मिल रही है, हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था आज हम लोग महसूस कर रहे हैं, क्या ये अर्थव्यवस्था शुरुआत से ही ऐसी रही है? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि हमारे देश में ब्रिटिशों का शासन हुआ करता था, और जब ब्रिटिश गवर्नमेंट की शासन यहाँ पे थी, उस समय हमारे देश में अनेक प्रकार की इकोनॉमी का रूप देखा गया, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इस चैप्टर्स में जो हमारा इस चैप्टर का मुख्य उद्देश्य है वो हमारी भारत की अर्थव्यवस्था जो आज है और जो पहले थी, उस अर्थव्यवस्था की विशेषताओं को आपके सामने अवगत कराना, ये थी हमारे इस चैप्टर्स की पढ़ने का पर्पस। चलिए, तो हम लोग यहाँ पे क्या बात कर रहे थे कि द प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ दिस बुक इंडियन इकोनॉमी इज टू फैमिलियराइज with you the basic feature of the development of economy। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया कि हमारे जो चैप्टर्स हैं इंडियन इकोनॉमी, उसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है। इस चैप्टर का ऑब्जेक्ट है कि जो हमारी भारत की आर्थिक स्थिति रही है उसके बारे में आपको अवगत कराना इन द आफ्टरमैथ ऑफ द इंडिपेंडेंस, ना कि आज़ादी के पूर्व, ना उसके बाद हमारी क्या स्थिति रही है। इन सारी चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। आगे है इट इज़ इक्वली important to know
something about the country's economy past even as you learn about its present state future prospects। यहाँ पे हमारे जो स्थिति है हमारे इंडियन इकोनॉमी की, इसके प्रेजेंट ही काफ़ी नहीं है। अगर आप चाहते हो कि इंडियन इकोनॉमी को अच्छे से समझो तो वो उतना ही इम्पॉर्टेंट है। आज की स्थिति को जितना हम लोग समझ रहे हैं, आज की जो हमारी अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमिक सिचुएशन है जिसको हम लोग आज देख रहे हैं, जितना हमें आज की इकोनॉमिक सिचुएशन को समझना इम्पॉर्टेंट है, उतना ही इकोनॉमिक सिचुएशन को समझना उस समय की इकोनॉमिक सिचुएशन जिस समय हमारा देश आज़ाद नहीं बल्कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर था, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन था, उस समय हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था कैसी थी, ये समझना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना हमें आज की इकोनॉमिक सिचुएशन को समझना इम्पॉर्टेंट है। It is equally important to know something about the country's economic past even as you learn about the present state and future prospects। मैंने बताया अभी कि ये हमारी पास्ट को समझना भी, हमारी जो इकोनॉमिक पास्ट है उसे समझना उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि हमारा प्रेजेंट का भी समय है और हमारे फ्यूचर्स में हमारी आर्थिक स्थिति कैसी होगी इस चीज़ को अगर हम लोग ध्यान में रखते हैं तो इन सारी चीज़ों के लिए हमें अपनी पास्ट के इकोनॉमिक सिचुएशन को जानना बहुत ज़रूरी है। सो लेट अस फर्स्ट लुक एट द स्टेट ऑफ इंडियाज इकोनॉमी prior to the country's independence and form an idea of the various considerations that shaped India's post-independent development strategy। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इसी के साथ हम लोग की इंडियन इकोनॉमी की कैसी सिचुएशन रही है, वो कौन कौन सी चीज़ें थी, कैसे हम लोग इंडियन इकोनॉमी के अंदर में हमारा देश ग्रो किया, ये सारे चीज़ों को हम लोग शुरुआत से पढ़ते हैं, स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि द स्ट्रक्चर की। यहाँ पे स्ट्रक्चर्स की बात हम लोग करते हैं। क्या है? द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियाज प्रेजेंट डे इकोनॉमी इज नॉट ए जस्ट ऑफ करेंट मेकिंग। हमारी जो इंडिया की, हमारे देश की जो अभी करेंट की इकोनॉमी है वो शुरुआत से ऐसी नहीं रही है, या फिर वो आज खुद से इस तरीके से नहीं बन गई है। हमारी जो आज की इकोनॉमिक सिचुएशन है, इट हैज़ इट्स रूट्स स्टिप्ड इन द हिस्ट्री, particularly in the period when India was under the British rule, which lasted for the almost 2 centuries before India finally won its independence on 15 August 1947। आज जो हम लोग भारत की अर्थव्यवस्था को देख रहे हैं वो आज की बनी हुई अर्थव्यवस्था नहीं है, बल्कि इसकी जो जड़ें हैं वो हमारे इतिहास से जुड़ी है। इसकी जड़ें जो है हमारे इतिहास से जुड़ी है, स्पेशली उस समय जब हमारा देश ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर था। लगभग 2 शताब्दी तक, 2 सेंचुरी तक हमारा देश गुलाम रहा और फाइनली 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। तो ये जो हमारी आज की अर्थव्यवस्था है उस समय से संबंधित है जिस समय हमारा देश ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर था, अधीन था, और उसके बाद 15 अगस्त 1947 के बाद जब हमारा देश आज़ाद हुआ उस समय भी हमारे देश के अंदर में अलग अलग इकोनॉमिक सिचुएशन के रूप देखने को मिले और इनसे ही संबंधित आज की हमारी आर्थिक स्थिति है। इसीलिए हमारा क्या कह रहा है कि यहाँ पे sole purpose of British colonial rule in India was to reduce economy to being a feeder economy for Great Britain's own rapidly expanding the modern industrial base। और इन सब के पीछे क्या रीज़न था? इन सब के पीछे जो रीज़न था वो ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे देश के अंदर में
हमारी देश की जो अर्थव्यवस्था थी वो लगातार ग्रो कर रही थी। खास करके कुछ चीज़ों के मामले में, कुछ व्यापार के मामले में, विदेशी व्यापार के मामले में भारत बहुत अग्रसर हो रहा था, आगे निकल रहा था। इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कुछ कूटनीतियों के साथ ब्रिटिश रूल ने हमारे देश के अंदर में प्रवेश किया और हमारी अर्थव्यवस्था को बिल्कुल अस्त व्यस्त कर दिया। थ्रू एग्रीकल्चर वॉज द मेन सोर्स, मैं कहीं और चला गया, एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एक्सप्लॉयटेटिव नेचर ऑफ दिस रिलेशनशिप इज एसेंशियल फॉर असेसमेंट ऑफ द काइंड एंड level of development which the economy has been able to attain over the last 6 decades। यानी कि अब हम लोग अगर किसी भी चीज़ों का आकलन करें, किसी देश के किसी भी चीज़ों का आकलन करें, आकलन करने से पहले, हमारी अर्थव्यवस्था के आकलन करने से पहले हमें ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो हमारे अंदर हमारी अर्थव्यवस्था रही है उनके द्वारा कौन कौन सी नीतियाँ अपनाई गई हैं, हमारे देश के द्वारा 15 अगस्त 1947 की आज़ादी के बाद किस प्रकार से हमारी कंट्री ने कौन कौन सी नीति अपनाई, किस तरीके से आखिरी 6 दशकों में किस प्रकार से हमारे देश ने अपने डेवलपमेंट के लिए काम किया, किस तरीके से हमारे देश आज की अर्थव्यवस्था को ला पाया है आज़ादी के पूर्व, ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं एनसीईआरटी के पेजेस से बस इतना यहाँ तक के ही टॉपिक को लिया। अब इसके बाद हम लोग जो जब नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, इसके बाद जो हमारा अगला पेजेस में हम जाए या फिर आगे बढ़े, उससे पहले कि जैसा कि मैंने बताया कि कुछ और भी एक्स्ट्रा नोट्स मैं आपको देने वाला हूँ, तो उस पर बात करते हैं। तो यहाँ तक जो भी मैंने पढ़ा उससे रिलेटेड आपको मैं, और यहाँ तक जो आप लोगों ने जो भी पढ़ा उससे रिलेटेड मैं आपको कुछ और एडिशनल चीज़ें बताने जा रहा हूँ। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं एक्स्ट्रा मटेरियल पे। अब हम लोग बात करते हैं इकोनॉमी की। सो इकोनॉमी रिफर्स टू दैट स्ट्रक्चर विच इंक्लूड्स वेरियस टाइप्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। यानी कि इकोनॉमी का मतलब उस स्ट्रक्चर से है जिसके अंदर में अलग अलग प्रकार की बिजनेस एक्टिविटीज़ को इंक्लूड किया जाता है, जैसे एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, ट्रेड, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशंस। ये सारे क्या हैं, अलग अलग टाइप के बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं जिसे हम लोग एक इकोनॉमी का नाम दे सकते हैं। आप लोग पहले बिजनेस स्टडीज़ के अंदर में ये तो पढ़ रखा होगा कि अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं इकोनॉमी के, जैसे प्राइमरी स्ट्रक्चर्स, सेकेंडरी सेक्टर्स, टर्शियरी सेक्टर्स। ये जो है हमारे स्ट्रक्चर्स के लेयर है, ठीक है। इसे हम लोग पहले बिजनेस स्टडी में पढ़ रखा है। प्राइमरी के अंदर में एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्रीज, फॉरेस्ट, फिशरीज, ये सारी चीज़ें आते हैं। सेकेंडरी सेक्टर्स के अंदर में इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग, गैस, इलेक्ट्रिसिटीज़ वगैरह आते हैं। टर्शियरी सेक्टर्स के अंदर में बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशंस, बिजनेस एंड अदर सर्विसेज, ये सारी चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है। ये सारी चीज़ें हम लोग बिजनेस स्टडीज़ के अंदर में पढ़ चुके हैं, इसलिए हम लोग इस पर ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो जो हमारी काम की चीज़ें हैं वो है कि हमारे देश के अंदर में जब हमारा देश अंग्रेज़ों का गुलाम था, या फिर जिस समय हमारे देश अंग्रेज़ों के गुलामी से आज़ाद हुआ था, उस समय जो हमारी अर्थव्यवस्था थी उसके अलग अलग रूप हमारे सामने देखने को मिली। और जिसे हम लोगों ने जो पहला रूप देखने को मिला हमारी अर्थव्यवस्था की, जो फर्स्ट फेस हमारे सामने आई ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल और आफ्टर द ब्रिटिश रूल, दैट वाज द कॉलोनियल इकोनॉमी। क्या है कॉलोनियल इकोनॉमी का मतलब? तो जब एक कंट्री, एक देश दूसरे देशों का गुलाम हो जाता है और वहाँ की जो भी आर्थिक स्थिति होती है, जो भी वहाँ का व्यापार का संचालन और आर्थिक निर्णय जो भी होता है, वो वैसे देश के द्वारा लिया जाए जिसने उस देश को अपने अधीन कर लिया है। यानी कि जो देश गुलाम बन गया है वह देश
उससे रिलेटेड कोई भी अपने इकोनॉमिक से रिलेटेड कोई भी निर्णय न ले सकता है, डिसीजन ले सकता है। उस कंट्री को, देश को चलाएगा ही वही कंट्री जिसने उसे अपने अधीन कर लिया है। तो हमारे देश की भी हालात कुछ इस प्रकार ही थी। जो हमारे देश की स्थिति उस समय रही थी वो कुछ इस प्रकार थी। जैसे फर्स्ट, इंडिया वॉज द एक्सपोर्टर कंट्री ऑफ द ब्रिटिश इंडस्ट्री। इंडिया सिर्फ एक्सपोर्टर कंट्री बन के रह गया। जैसा कि हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम बन गया था, तो हमारे देश के जो भी रॉ मटेरियल्स थे, वो रॉ मटेरियल्स हमारे ब्रिटिश रूल वो क्या करते थे कि वो सारे हमारे रॉ मटेरियल्स को अपने देश में ले जाते थे। तो वो क्या करता था कि वो रॉ मटेरियल का सिर्फ एक्सपोर्टर बन गया था। भाई अब सोचो, हम लोग सिर्फ रॉ मटेरियल का एक्सपोर्टर क्यों बने? हम लोग गुड्स और प्रोडक्ट का एक्सपोर्टर बनेंगे, लेकिन उस समय हमारा देश सिर्फ रॉ मटेरियल का ही एक्सपोर्टर बन गया था। हमारे देश से वो रॉ मटेरियल्स ले जाते थे, उसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते थे और हमारे ही देशों में बेचते थे। जैसा कि सेकेंड पॉइंट में दिखा हो रहा है कि गुड्स ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्री वर सोल्ड इन इंडियन मार्केट। जैसे मान लो कि हमारे देश से आलू खरीद के ले जाया गया और हमारे ही आलू से उन्होंने चिप्स बनाया और चिप्स बना के हमारे ही देशों में बेचा। तो बेवकूफ़ी ये है कि हम लोग जो चिप्स खाते हैं, हम लोग जो चिप्स खा रहे हैं वो हमारे ही आलू के हैं। क्यों ना खुद से ये चिप्स बनाया जाए या फिर अपने देशों का बना चिप्स खाया जाए। तो ये चीज़ें हैं। तो इस तरीके से हमारे देश के अंदर में क्या सिचुएशन आई थी कि हमारे देश से रॉ मटेरियल ब्रिटिश रूल ले जाती थी, कम कीमत पर ले जाती थी और उसे अपने ही देश में, अपने देशों में उस हमारे चीज़ रॉ मटेरियल्स को अपने देश में ले जाके उससे फिनिश्ड गुड्स बनाती थी, प्रोडक्ट तैयार करती थी और उसे हमारे ही देशों में बेचती थी। थर्ड पॉइंट है, इंडियन रिसोर्सेज वर एक्सप्लॉइटेड बाय इन्वेस्टिंग फॉरेन कैपिटल इन इंडिया। अब हमारे रिसोर्सेज को हमारे रिसोर्सेज को क्या किया गया कि शोषण किया गया। हमारे रिसोर्सेज का प्रयोग अपने देशों के फायदे के लिए इस प्रकार से किया गया कि वो हमारे देश के रिसोर्सेज हमारे उपयोग भी न रहे। इंडियन रिसोर्सेज वर एक्सप्लॉइटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ ब्रिटिश रूल। वो सीधे अपने देश के लिए उस रिसोर्सेज का प्रयोग करने के लगे। यानी कि हमारे देश में रिसोर्सेज की कमी नहीं थी, हमारे देश के अंदर में रिसोर्सेज भरा पड़ा था। हमारे देश के अंदर में जब किसी भी प्रकार की रिसोर्सेज की कमी नहीं थी तो उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट ने आकर हमारे रिसोर्सेज का प्रयोग किया। और प्रयोग क्यों किया? तो अपने देश के फायदे के लिए। तो इस प्रकार से कॉलोनियल इकोनॉमी का मतलब ये होता है कि जब कोई देश दूसरे देशों को अपने अधीन कर ले और वहाँ के जितने भी व्यापारिक एक्टिविटीज़ और इकोनॉमिक डिसीजंस हो वो सारे उनके द्वारा लिए जाए, तो ऐसी अर्थव्यवस्था को हम लोग कॉलोनियल इकोनॉमी कहेंगे। सेकेंड पार्ट है सेमी फ्यूडल इकोनॉमी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेमी फ्यूडल इकोनॉमी? तो कह रहा है कि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियन इकोनॉमी वाज सेमी फ्यूडल। इट मीन्स इंडियन इकोनॉमी वाज नाइदर द कंप्लीटली फ्यूडलिज्म नॉर द कैपिटलिज्म। यानी कि एक और दूसरा जो रूप हमें देखने को मिला हमारे अर्थव्यवस्था की, हमारी भारत की, वो ये थी कि हमारे देश सेमी फ्यूडल इकोनॉमी था। हमारे देश के अंदर में सेमी फ्यूडल यानी कि वो ना ही फ्यूडलिज्म के अंदर आ रहा है ना ही कैपिटलिज्म के अंदर आ रहा है। अब यहाँ पे सेमी फ्यूडल, यहाँ पर समझने के लिए फ्यूडलिज्म और कैपिटलिज्म का मतलब समझना होगा। देखो, फ्यूडलिज्म एक ऐसी अर्थव्यवस्था को कहा जाता है जहाँ पे जो खेत होते हैं किसानों को, उस किसानों के खेत को जो ओनरशिप होती है, जो अधिकार होता है, वो जमींदारों को दे दी जाती है और उन जमींदारों के द्वारा उस खेत पे कार्य करवाए जाते हैं, जो भी की फसल उगाया जाता है और मजदूरों से काम कराया जाता है। उसे हम लोग फ्यूडलिज्म कहते हैं। अब है कि कैपिटलिज्म क्या हो? तो कैपिटलिज्म का मतलब होता है कि कैपिटलिज्म में जब कोई एक कंट्री अपने कंट्री के अंदर में बहुत सारे लोग अपने खुद से प्राइवेटली अब उद्योग करते हैं, व्यापार करते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं कैपिटलिज्म। तो हमारे देश में ना पूरी तरह से फ्यूडलिज्म की अवस्था थी और ना ही पूरी तरह से कैपिटलिज्म थी, इसीलिए इसका नाम दिया गया क्या? सेमी फ्यूडल। अब हम लोग बात करते हैं बैकवर्ड इकोनॉमी की। तो बैकवर्ड इकोनॉमी की बात करें तो उससे पहले कह रहा है कि बैकवर्ड इकोनॉमी क्या होता है। तो बैकवर्ड का मतलब सीधे यहाँ पता है कि पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था। क्यों थी पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था और क्यों इसे पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था का नाम दिया गया? सो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस अदर form of economy was found in the country because Indian industries, especially handicraft industries, declined rapidly, and then due to reduction in industry,
अब कह रहा है कि ये जो सिचुएशन आई है बैकवर्ड इकोनॉमी की, वो बैकवर्ड इकोनॉमी की सिचुएशन इस तरह इसलिए आई थी क्योंकि हमारे देश के अंदर में जो भी हमारा जो स्ट्रेंथ था, जिसके लिए हमारे देश में बहुत ज़्यादा हम लोग का देश आगे था, उसी चीज़ को रिड्यूस कर दिया गया, उसी चीज़ में कमी आ गई, जिससे हमारे देश को जो बढ़नी चाहिए थी वो पिछड़ती हुई चली गई, जिसके कारण उसे बैकवर्ड इकोनॉमी का नाम दिया गया। और वो सब क्या थे? सो इंडिया बिकेम इम्पोर्टिंग नेशन ऑफ मेन कमोडिटी। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि इंडिया बन चुका था एक्सपोर्टर सिर्फ रॉ मटेरियल्स का, और वो अपने यहाँ हमारे रॉ मटेरियल्स का प्रयोग करके गुड्स बनाते थे और उसके बाद उसे हमारे बाज़ारों में बेचते थे। सो इंडिया बिकेम इम्पोर्टिंग नेशन ऑफ मेन कमोडिटी। जो भी मेन कमोडिटीज़ होता है, जो हमारी आवश्यक की ज़रूरी चीज़ें हैं, उसका एक आयात करने वाला देश बनकर एक भारत हमारा देश जो था वो बन चुका था। एग्रीकल्चर बिकेम द ओनली सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। यहाँ पर हमारे जो जीने का दिनचर्या का, हमारे रोटी रोजी का जो साधन था वो सिर्फ एग्रीकल्चर ही बनकर रह गया था और दूसरा कुछ नहीं, सिर्फ एग्रीकल्चर ही हमारे लिए एक साधन रह गया था और उसी से हमें ज़रूरतों की सारी चीज़ों का पूरा करना पड़ता था। देयर इज़ नो डेवलपमेंट इन द इंफ्रास्ट्रक्चर। किसी भी तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट न हो पाई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के दौरान। देयर वॉज लो रेट ऑफ डेवलपमेंट एंड लिटरेसी रेट वॉज एक्सट्रीमली लो। यानी कि डेवलपमेंट बहुत कम था, कुछ नहीं था। और लिटरेसी रेट की बात की जाए तो लिटरेसी रेट वहाँ पे बहुत था, बिल्कुल कम था। बर्थ एंड डेथ रेट वॉज हाई। और बर्थ और डेथ का जो रेट था, जीवन और मृत्यु दर बहुत ज़्यादा थी। द अर्बन पॉपुलेशन वॉज ओनली 60%। और जो शहरी जनसंख्या थी हमारे देश की वो मात्र 16% थी। इकोनॉमिक स्टैग्नेंट इकोनॉमी थी। वहाँ पे एक और इकोनॉमी था जो कि हमारी इकोनॉमिक बिल्कुल एक रुकी हुई इकॉनमी बन गई थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट एडॉप्ट सच अ पॉलिसी इन इंडिया इकॉनमी कुड नॉट ग्रो। और उसके दौरान हमारे देश की जो इंडियन इकॉनमी थी वो इस तरह की पॉलिसी को एडॉप्ट किया गया था जो कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था बिल्कुल स्टॉप हो गई थी। इसलिए हम लोग स्टैग्नेंट इकोनॉमी का भी नाम देते हैं। अब हम लोग बात करते हैं डेप्रिसिएटेड इकोनॉमी की। डेप्रिसिएट इकोनॉमी क्यों कहा गया? तो ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर इंडियन रिसोर्सेज आर यूज्ड इन सच अ वे दैट दे बिकेम यूजलेस। एंड इस तरीके से मतलब उस समय यूज किया गया। यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है तो आप लोग इससे इग्नोर कर देंगे इस लाइन को। ये आपका ये पॉइंट आगे डिस्कस किया हुआ है। ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर इंडियन रिसोर्सेज आर यूज्ड इन सच अ वे दे बिकेम यूजलेस। अब डेप्रिसिएटेड इकोनॉमी क्यों नाम दिया गया? तो कह रहा है सेकेंड वर्ल्ड के वॉर टाइम में हमारे देश के रिसोर्सेज का प्रयोग इस प्रकार से किया गया, इस तरीके से किया गया कि हमारे देश के रिसोर्सेज, हमारे देश के वॉर इक्विपमेंट्स बेकार हो गए। इसीलिए हम लोगों ने डेप्रिसिएटेड इकोनॉमी का नाम दिया। अब है उसके बाद डिसइंटीग्रेटेड इकोनॉमी। डिसइंटीग्रेटेड इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? तो आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ 1947 द इकोनॉमी ऑफ इंडिया बिकेम गॉट डिस्टर्ब्ड। दैट्स व्हाई दैट इज कॉल्ड डिसइंटीग्रेटेड इकोनॉमी। हमारे देश की आज़ादी के बाद एक और चीज़ें हमारे सामने आई, वो था हमारे देश का विभाजन। जब हमारे देश का विभाजन हुआ, बंटवारा हुआ, तो देश के बंटवारे के साथ ही हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था थी वो पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गई। अब जब हमारे देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से छिन्न भिन्न हो गई थी और अस्त व्यस्त हो गई थी, तो उस समय हमें हमें एक इकोनॉमी का रूप देखने को मिला जिसका नाम दिया गया डिसइंटीग्रेटेड इकोनॉमी। नाउ नेक्स्ट है डिपेंडेंट इकोनॉमी। तो डिपेंडेंट इकोनॉमी का मतलब क्या है?
तो बिफोर इंडिपेंडेंस इंडिया वॉज इंडिपेंडेंट बट बिकॉज ऑफ ब्रिटिश रूल इंडियन इकोनॉमी बिकेम डिपेंडेंट इकोनॉमी। पहले तो आज़ादी के पहले, देश की आज़ादी के पहले हमारे देश पूरी तरह से आज़ाद थी, डिपेंडेंट थी, उसे किसी पे निर्भर नहीं रहना पड़ रहा था, इंडिपेंडेंट थी, निर्भर नहीं रहना पड़ता था। लेकिन आफ्टर द इंडिपेंडेंस जब हमारे देश में अंग्रेज़ों का शासन हुआ तो हमारे देश में इस तरीके से शोषण हुआ हमारे देश का कि हमारे देश डिपेंडेंट इकॉनमी बन गए, मतलब निर्भर अर्थव्यवस्था हमारे देश के अंदर में आ गए। उन्हें किन किन चीज़ों पे निर्भर रहना पड़ गया, उन्हें डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, अब कृषि के ऊपर निर्भर रहना पड़ गया, डिपेंडेंट ऑफ द इंडियन फार्मर्स, हमारे देश की जो किसानें थी उनके ऊपर निर्भर रहना पड़ गया। अब देखिए देश के किसान काम करेंगे तभी हमारे देश में पैसे आएंगे वगैरह वगैरह। डिपेंडेंट ऑन फॉरेन ट्रेड और डिपेंडेंट ऑफ फॉरेन ट्रेड पे भी। तो इस तरह से क्या था कि हमारे देश की निर्भरता जो थी वो दूसरे देशों पे और किन बहुत सारी चीज़ों पे बढ़ गई थी। इसलिए हमारे देश के अंदर में फिर से जो इकॉनमी देखने को मिली वो था डिपेंडेंट इकॉनमी। अब इसी के साथ हम लोग क्या कर रहे हैं, आज का इकोनॉमिक्स क्लास हम लोग ख़त्म करते हैं, फिर से हम लोग स्टार्ट करेंगे और एनसीईआरटी के जहाँ तक जिस पॉइंट तक जिस लाइन तक हम लोगों ने एनसीईआरटी के बुक को ख़त्म किया था, मतलब अभी आज देखा है, उसके बाद से हम लोग स्टार्ट करेंगे और स्टार्ट करने के बाद फिर से हम लोग बीच में एक्स्ट्रा मटेरियल डालेंगे। ठीक है, तो आप लोग अभी जाइए, अगर आप YouTube पे ये चैनल वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर दीजिए। इस चैनल में आपको अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज़, कॉमर्स के ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स 11th 12th ग्रेजुएशन, बीकॉम, सीए फाउंडेशन, CS फाउंडेशन की लेक्चर मिलने वाले हैं, मिल सकते हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आप लोग के फ्रेंड सर्कल में हैं तो आप उन्हें कोई स्टूडेंट हैं जो कॉमर्स पढ़ते हैं उन्हें भी आप शेयर कर सकते हो ताकि उन्हें भी हेल्प मिले। तब तक के लिए गुड बाय।